तो एक क्लास आपकी हो चुकी है, अगर आपको पता हो तो। आज क्लास में कितने ऐसे लोग हैं जिनका आज फर्स्ट डे है? हाथ उठाओ। पहला दिन है, ठीक है। तो एक क्लास हो गई है जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेना, प्रस्तावना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसे हैं, विशेषताएं क्या है, वो सब जानेंगे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मौलिक अधिकार कंप्लीट हम एक क्लास में नहीं करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में हम भागों में बांट करके जो है इसको कंप्लीट करेंगे। सामान्य तौर पर अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं, मौलिक अधिकारों की बात करूं, तो देखिएगा मौलिक अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 12 से लेकर के स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 35 तक है। यानी जो मौलिक अधिकार हैं, पहले तो भाग की अगर बात करें संविधान के किस भाग में है, तो ये है भाग 3। और अगर अनुच्छेद की मैं बात करूं आर्टिकल की, तो ये है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। लेकिन ये पूरे का पूरा एक भाग है। जो रियल में राइट्स दिए हुए हैं, वो राइट्स दिए हुए हैं आपके आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, यानी 14 से लेकर के 32 तक। बाकी के जो आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया, या उसके बाद में आर्टिकल 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, ये सब आर्टिकल जो हैं ये कुछ अपवाद हैं और कुछ में कुछ परिभाषाएं हैं। तो आर्टिकल 12-13 ये कुछ परिभाषाओं से संबंधित है, ठीक है, कुछ व्यवस्थाओं से संबंधित है। लेकिन मेन जो आपके अधिकार हैं वो अधिकार केवल आपके आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक है। आज की क्लास में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, मौलिक अधिकार हमने किस देश से अपनाए, मौलिक अधिकार जो है भारत में उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कितना प्रभाव है मौलिक अधिकारों का, ये कितने न्यायालय में जस्टिकेबल हैं, आप इन्हें न्यायालय किस हद तक ले जा सकते हैं, कितना इनका निलंबन हो सकता है, ये सब तमाम बातें करूंगा। और इसके अलावा बात करूंगा आर्टिकल 12 और 13 की, यानी मौलिक अधिकारों की विशेषता और आर्टिकल 12-13 आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैंने आपको आपकी सीट में दे दिए हैं। अभी मैं आपको सीट आपकी मैनुअल दे रहा हूं, मैंने फिर से कहा है 2-3 सीटें मैं मैनुअल दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में सीट प्रोवाइड करवाऊंगा एक दिन पहले, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको बता भी दिया था क्या रीजन है। तो सीट लेकिन हाँ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। दूसरी मैंने कहा था पॉलिटी की मेरी किताब है जो मूल विधि वगैरह है, उस किताब को आप ले लेना, ठीक है। उसका रीजन है वो आपको हेल्प करेगी कुछ बाकी चीजें पढ़ने के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स है, बाकी चीजें, उन्हें आप घर से थोड़ा थोड़ा करते रहिए। इतने ऐसा नहीं ना आप खाली बैठे हुए हैं, उसको पढ़िए, उसको रगड़िए। यहां तो मैं अपना करा ही रहा हूं, डाटा दे रहा हूं। बाकी समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार ऐसे मानिए बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे अकेले आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, 2 से 3 आ सकते हैं। तो वो कितने गहरे होंगे, क्या होगा, उस पर हम बात बाद में करेंगे। चलिए मुद्दे पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहली बात है मौलिक अधिकार। अधिकार तो आप जानते हैं, अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार का मतलब किस चीज से होता है। अधिकार का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए दी गई छूट या स्वतंत्रता कह सकते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस हॉल में मुझे ये अधिकार मिल गया कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। इसका मतलब यही तो है ना कि इस हॉल में मैं कहीं भी घूम सकता हूं, इसकी मुझे छूट मिल गई है। तो सामान्यतः अधिकार का मतलब है कि आपको एक पावर मिल गई है, आपको एक छूट मिल गई है कि आप वैसा कर सकते हैं। अब ये जो छूट है, ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, ये जो अधिकार है, ये अलग अलग चीजों से रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी धर्म को मानने की छूट मिल जाए तो मैं इसे बोलूंगा ये एक तरीके का धार्मिक अधिकार है। मुझे बोलने का अधिकार मिल जाए तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से जो अधिकार होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उन्हें भिन्न वर्गों में हम बांट के देख सकते हैं। अब
बात यह है, चलो अधिकार तो समझ में आता है, लेकिन इनको मूल क्यों कहा, इनको फंडामेंटल क्यों कहा, मूल क्यों कहा? जैसे मैंने बताया, मैं आपसे कहूं कि एक भवन निर्माण, यानी जब एक मकान बनता है तो उस मकान निर्माण में जो बेसिक चीजें होती हैं, मूलभूत चीजें होती हैं, वो क्या होती है? तो आप कहेंगे जी एक तो बालू होती है, एक रेता होती है, एक जो सरिया होती है वो होती है, सीमेंट होता है। इनके बिना तो बन ही नहीं पाएगा ना। पेंट है, लिसाई है, बाकी चीजें सब सेकेंडरी हैं। मेन अगर आपको कोई भवन बनाना है, कोई स्ट्रक्चर खड़ी करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए। सेम इसी प्रकार से मानव जीवन के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों का होना आवश्यक है। तो ऐसे अधिकार जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए, यहां तक कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी हैं, संविधान सभा ने उन अधिकारों को नाम दे दिया मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। तो सीधी सी बात है, अगर ये अधिकार हमें नहीं मिले तो हम अधूरे हैं, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी ऐसे मान लो हमारी जिंदगी अगर जानवरों से मनुष्य के रास्ते पर आ रही है तो उसे लाने वाले ये अधिकार है। ठीक है, नहीं तो हम एक ऐसे जानवर बन जाएंगे जिसे पट्टा डाल करके घर में कैद करके रखा जाता है। तो मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है ये अधिकार, जिन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार। अब बात आती है ये अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो कहते हैं कि अधिकार लोगों को मिलने चाहिए। इस संदर्भ में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन वैसे भी आप जानते हैं यार, सबसे पहले पुनर्जागरण वहां पर देखा गया। तो ब्रिटेन में ही सबसे पहले जो पुनर्जागरण वाले लोग थे, जो सुधारवादी लोग थे, उन्होंने ये बात कही कि लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए। सेम वैसे ही जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, आजादी होनी चाहिए। ठीक है, धर्म की आजादी, अन्य बाकी आजादी होनी चाहिए। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहां सबसे पहले कुछ अधिकार लोगों को देने की बात की गई, यानी वहां पर एक कॉन्सेप्ट आया फंडामेंटल राइट्स का। समय निकला जब अमेरिका का संविधान बना और अमेरिका का संविधान लिखा गया, तो पहली बार अमेरिका के संविधान में वहां के नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट्स की घोषणा की गई कि हाँ भैया, लोगों को, नागरिकों को ये अधिकार मिलेंगे। ब्रिटेन का संविधान वैसे भी आप जानते हो लिखित नहीं है। ब्रिटेन के संविधान को हम मौखिक श्रेणी में रखते हैं कि वहां का संविधान लिखित नहीं है, यहाँ की संविधान सभा ने बैठ करके लिखा नहीं है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान तो निरंतर बन रहा है। वहां की संसद जो भी कानून बना देती है वही क्या बन जाता है, संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो विकास ब्रिटेन में हुआ, लेकिन इस ब्रिटेन के मौलिक अधिकारों के विकास से प्रभावित होकर के सबसे पहले अपने संविधान में जिस देश ने इनको लिखा मौलिक अधिकारों को, उसका नाम था अमेरिका। अमेरिका ने अपने यहां पे लिख दिया। और जब हमारी संविधान सभा बन रही थी, तब हमें भी इस चीज पे ध्यान दिया कि यार हम भी एक लोकतंत्र हैं, हमें भी मौलिक अधिकारों जैसा कुछ प्रावधान करना चाहिए। तब हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के अपने लोगों को क्या दिया, मौलिक अधिकार दिए। और ये हमने भाग 3 में दिए और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक इन मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। ठीक, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें जब संविधान बना, क्या उससे पहले हमने अंग्रेजों से नहीं कहा हमें ये अधिकार दो? क्या अंग्रेजों ने भी हमें मौलिक अधिकार दिए या हमने मांगे? तो हाँ, इस संदर्भ में कांग्रेस का एक अधिवेशन इंपोर्टेंट है जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। 1931 का कराची अधिवेशन, ये वो पहला अधिवेशन था जहां भारतीयों ने मांग करी थी कि भैया हमें जो है क्या चाहिए, हेलो, हमें जो है वो मौलिक अधिकार चाहिए। यानी सबसे पहली बार अगर आपसे बात करी जाए कि हमने जो मौलिक अधिकारों की मांग करी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, वो हमने किस अधिवेशन में करी थी? कराची अधिवेशन 1931। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको, संवैधानिक उपबंध कहां कहां पर है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहां है। तो संविधान में मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में है। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। लेकिन इसमें जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक ही है। बाकी के कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने की चांस रहती है वो रहती है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप समझिए मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है, किस हद तक आपको मिले हुए हैं, एक एक करके इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि जो मौलिक अधिकार हैं क्या ये केवल भारतीय नागरिकों को हैं या ये विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। सबसे पहली बात तो ये है। अब नागरिक कौन होता है? नागरिक वो होता है जिसे भारत सरकार नागरिकता देती है, यानी भारत सरकार आपको भारत की नागरिकता दे देती है और उसके बाद में फिर आप भारत में अपने मतदान का अधिकार वगैरह ये सब आपको मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन हुआ? भारत का नागरिक हुआ। किन प्रावधानों से नागरिकता मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन वो व्यक्ति जो विदेश का है भारत में आके रह रहा है तो हर उस व्यक्ति को हम भारत का नागरिक नहीं कह सकते। सीधी सी बात है, बहुत सारे विदेशी लोग होंगे जो यहाँ पे रहते होंगे। तो अब बात आती है, क्या मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों के लिए हैं या मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी है? तब यहां पर ध्यान रखिएगा, ज्यादातर मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि दोनों को मिले हुए हैं, यानी चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारत का नागरिक हो, उन सबको वो अधिकार मिले हुए हैं। रीजन भाई, सभी लोगों को मानसिक और शारीरिक विकास का अधिकार है, सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उन्नति का अधिकार है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये वो 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल किसको मिले हुए हैं? केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल भारतीय नागरिक। तो यहां पर अगर एक पहली प्रश्न आता है, क्या मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं? नहीं, गलत। मौलिक अधिकार विदेशी और भारतीयों को मिले हुए हैं। क्या समस्त मौलिक अधिकार भारतीय व विदेशियों को मिले हुए हैं? गलत। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशियों को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि केवल और केवल भारतीयों को मिले हुए हैं। तो ये वो अधिकार हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये याद कर लेना, ये किसके लिए हैं? जो भारत के नागरिक हैं, यानी जो इंडियन सिटीजन है, ये केवल उनको मिले हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगली बात करते हैं, क्या मौलिक अधिकार सीमित हैं या असीमित हैं? एब्सोल्यूट हैं या प्रतिबंधित हैं? रिस्ट्रिक्शन है उन पर। तो अब क्या आता है, इसका मतलब ये है, क्या भैया दूसरी बात विशेषता ये आती है, क्या मौलिक अधिकार आपके असीमित है, अनलिमिटेड है? फॉर एग्जांपल, आपको आर्टिकल 19 कह रहा है कि भैया आपको बोलने की आजादी है, बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो क्या ये अनलिमिटेड है? नहीं, एक्चुअली आर्टिकल 19 है, कोई सा भी मौलिक अधिकार है, कोई सा भी आपका अनलिमिटेड नहीं है, कोई सा भी एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यांतिक नहीं है, यानी आप जी भर के उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे जी बोलने की आजादी है, लेकिन आप छत पे चढ़ जाएं और आप जो है किसी को गालियां देने लगे, आप बोलने लगे ये चोर है, वो चोर है, मेरा पड़ोसी चोर है, सामने वाला ये चोर है, नाम लेके बोलने लगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा? लोगों को मानहानि होगी। ठीक है, आप तो न्यायालय को उल्टा बोल दोगे, न्यायालय कोई निर्णय देगा, आप कहेंगे मैं नहीं मानता इस निर्णय को, तो इससे क्या होगा? न्यायालय की अवमानना होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपके मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित नहीं हैं, बल्कि कैसे हैं? सीमित हैं। क्यों? क्योंकि उन पर क्या लगाया गया है? कुछ कारणों से उचित प्रतिबंध लगाया गया है। बात समझ रहे हैं? तो ये मत सोचना आपके मौलिक अधिकार बिल्कुल एब्सोल्यूट है, आप कहो जी मेरा तो अधिकार है मैं तो करूंगा, नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। आपको यह जानना चाहिए किस किस कारण से आप पर उस पर रोक लगी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कहें भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आपकी मर्जी, आप पूजा करें, बिल्कुल करिए, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि भैया मैं पूजा करूंगा, मैं काली माता को अपना गला काट के चढ़ाऊंगा भेंट, आप नहीं चढ़ा सकते। रीजन? उसका रीजन है क्योंकि रोक लगी हुई है। आप धार्मिक काम करिए, लेकिन ऐसा धार्मिक कार्य नहीं करेंगे जो आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध हो, हेल्थ के विरुद्ध हो, और यहां तो जान ही जा रही है। तो आपके हर मौलिक अधिकारों को गाइड किया गया है, उन पे युक्ति युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि कहां कहां पर आपका मौलिक अधिकार आपके पास नहीं रहेगा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दूसरी विशेषता जो है वो क्या है कि मौलिक अधिकार आपके कैसे हैं, सीमित हैं। अगला है ये सभी अधिकार राज्य के मनमाने कार्यों के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के भी उपलब्ध है। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है क्या ये मौलिक अधिकार जो आपको मिले हैं, संविधान ने दिए हैं, ये रियल में किसके लिए, किसके खिलाफ दिए हैं, किसके विरुद्ध दिए हैं? तो ये मौलिक अधिकार आपको विरुद्ध मिले हैं राज्य के। राज्य का मतलब अभी आप ऐसे मान लो मोटा मोटा सरकार। जो आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, वो सरकार के खिलाफ मिले हुए हैं। सरकार अत्याचार ना कर पाए आप पे, इसलिए आपको मौलिक अधिकार मिले हुए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समता मिलेगी आपको, कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष सबके साथ क्या होगी, बराबरी होगी। तो अनजस्टिस कौन कर सकता है, सरकार ही तो कर सकती है। किसी को ज्यादा प्रिविलेज के साथ वो कर ले, किसी को कम करे या भेदभाव कर दे, काम कौन कर सकती है, सरकार। और जब सरकार ऐसा करेगी तो आप पहुंच जाओगे कोर्ट, बोलोगे देखो भैया आर्टिकल 14 के तहत उल्लंघन हो रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे ही आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कौन नहीं करेगा, सरकार। तो ज्यादातर अधिकार जो आपको मिले हुए हैं ना, वो ध्यान रखना वो राज्य यानी सरकार मनमाने तरीके से तुम्हारे साथ अत्याचार ना कर पाए इसलिए मिले हुए हैं। अगर ये मौलिक अधिकार हट जाए ना तो सरकार जो चाहे वो कर लेगी। जो ये आज हड़ताल करते हैं ये, या कई बार जो होता है विरोध प्रदर्शन कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सरकार सब खत्म कर देगी। जैसे लॉकडाउन की स्थिति आपने देखी, देखिए लॉकडाउन में कैसे कर देती है सरकार, सब लोग घर के अंदर रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई अपना काम करने नहीं जाएगा। रवैया देखा है, ऐसे कर देगी सरकार अगर ये मौलिक अधिकार ना हो तो इसलिए फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, आपको राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ मिले हुए हैं। एक दूसरी बात और है, क्या मौलिक अधिकार केवल और केवल राज्य के खिलाफ नहीं, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपको निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई होटल वाला है, जैसे कोई होटल वाला है, कोई विद्यालय है, यहां पर भी आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मौलिक अधिकारों के तहत आपका उसका मतलब विरोध भेदभाव नहीं किया जा सकता। सपोज दैट आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये लागू होता है निजी व्यक्तियों पे भी, ये होटल वालों पर भी है। अब किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में कोई दलित समाज का व्यक्ति आ गया, वो बोला नहीं भाई हम नहीं बैठाएंगे तुझे, वो ऐसा नहीं बोल सकता। यहां पर ये फंडामेंटल राइट आपका हावी हो जाएगा। तो केवल मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ नहीं है, राज्य के साथ साथ ये कुछ हद तक निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में जस्टिकेबल है कि नहीं है। इसका मतलब है न्यायालय में क्या प्रवर्तनीय है कि नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं, मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं किसी भी कारण से, कोई राज्य कानून ऐसा बना दे, कुछ भी कर दे, उसे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, जज से जाके कहेगा जज साहब मुझे ये मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा। जज कहेंगे अच्छा कैसे नहीं मिल रहा, चलो मैं दिलवाता हूं। इसे बोला जाता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यानी यदि आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो आप कहां जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई भी कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, आप कोर्ट जा सकते हो। बात आती है क्या सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्या सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। और ऐसे में न्यायालय आपको राहत देगा। ठीक है, अब मान लो कल के दिन को कुछ ऐसा हो जाए, मान लो कल के दिन को सरकार क्या करे, आरएसएस की सरकार है, कोई भर्ती निकाले और ये कह दे भैया ये पुलिस की भर्ती केवल हिंदुओं के लिए होगी। तो मुस्लिम समुदाय क्या करेंगे, बोलेंगे जी हमारा उल्लंघन हो गया आर्टिकल 16 का।
आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरियों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, केवल हिंदू को नौकरी पर रखा जा रहा है, मुस्लिमों को नहीं रखा जा रहा है। तो ये लोग कहां चले जाएंगे? कोर्ट चले जाएंगे। और जैसे ये कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका कहेगी भैया ये तुम्हारा जो कानून है ना, सरकार से, यानी सरकार से कहेगी ये तुम्हारा जो कानून है गलत है, और इसे मैं क्या करती हूँ, शून्य घोषित करती हूँ। तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार का जो कानून है वो रद्द हो जाएगा। ये पावर है न्यायपालिका के पास। यानी कोई भी राज्य कुछ ऐसा करे जिससे आपका मौलिक अधिकार आपसे छिन रहा होगा, तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी? शून्य घोषित कर देगी। क्लियर? तो क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है? हाँ, न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगली बात आती है, क्या मौलिक अधिकार की सुरक्षा मतलब संरक्षित है किसी के द्वारा? बिल्कुल संरक्षित है। किसके द्वारा संरक्षित है? खास करके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुरक्षित है, संरक्षित है। अगर आपके मौलिक अधिकार आपसे छीनते हैं, तब आप ऐसे, मैंने बताया आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और या आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब यहां पर एक बात आती है, सर अधिकार तो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अलावा भी तो कुछ अन्य अधिकार हैं, जो अधिकार आपको कानून से मिले हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, आपको उसे छोड़िए, आप सूचना का अधिकार सुना होगा आपने। तो देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन होता है, जो अधिकार आपको कानून से मिला है, किसी एक्ट के माध्यम से मिला है, वो मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। मेरी बात को समझिएगा, अधिकार कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं कहूं वोट डालने का अधिकार है, क्या एक मौलिक अधिकार है क्या वोट डालने का अधिकार? आप कहेंगे नहीं, किसी आर्टिकल में नहीं है वोट डालने का अधिकार। अब मान लो आपसे आपके वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है, तो ये मौलिक अधिकार तो नहीं है। तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आप केवल तब जा सकते हो जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट में आप तब जा सकते हो जब मौलिक अधिकारों का हुआ हो या फिर किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन हुआ। इसलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइएगा कि ज्यादा अधिकारों को संरक्षित करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के? हाई कोर्ट के पास है, ज्यादा व्यापक है। ठीक है, फिर भी चूंकि हाई कोर्ट से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हम मूल अधिकारों का संरक्षक किसको मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं सीधा आर्टिकल 32 के तहत, वो रिट भी जारी कर सकता है जब कभी उल्लंघन होगा किसका? मौलिक अधिकारों का। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, क्या मौलिक अधिकार, अगला प्रश्न आता है, क्या मौलिक अधिकार स्थायी है या अस्थायी, परमानेंट है? एक बार आ गए संविधान में, जिंदगी भर रहेंगे, अगली पीढ़ी तक रहेंगे, 1000 सालों तक रहेंगे, क्या स्थायी है या अस्थायी? तो ध्यान रखिएगा, ये आपके अस्थायी है। यानी संसद जब चाहे संशोधन के माध्यम से आपके अधिकार को समाप्त कर सकती है। ठीक है, आप कहें संशोधन करके अधिकार हो सकता है खत्म? बिल्कुल हो सकता है, संशोधन करके वो करना चाहे कर सकती है, कानून से नहीं। सामान्य कानून बना दिया और उससे आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया, नहीं हो सकता। लेकिन संशोधन अगर किया है, संशोधन होता है 2/3 बहुमत से, कानून बनाया जाता है साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत वाला जो कानून है, कोई नियम है, कोई अध्यादेश है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मौलिक अधिकार का, लेकिन संशोधन करके समाप्त किया जा सकता है। अगली बात आती है कि मान लीजिए चलो ना संशोधन करा ना कुछ करा, तो ऐसे हो सकता है कि सरकार ऑन ऑफ कर दे मौलिक अधिकारों को, कि लोग ऑफ हो गए, कुछ समय के लिए मौलिक अधिकार ऑफ हो गए, किसी को नहीं मिलेंगे, फिर बटन दाब दिया, ऑन हो गए। तो क्या ऐसा हो सकता है? इसे बोलते हैं निलंबन, यानी कुछ समय के लिए आगे के लिए सस्पेंड कर देना। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी सरकार कर सकती है। आप कहेंगे सर ऐसा कर सकती है तो फिर तो क्या ही मतलब है? तो इसके लिए आपके संविधान में एक विशेष स्थिति दिखाई गई है, वो है आपातकाल यानी इमरजेंसी। अगर आपके देश में आपातकाल लगता है तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों का स्विच ऑफ कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जिनका स्विच है ही नहीं राष्ट्रपति के पास कि वो ऑफ कर पाए। संविधान सभा को पता था कि ये कितने इंपॉर्टेंट है,
इसमें ऑन ऑफ का स्विच ही नहीं है, यानी 20-21 को आप ऑफ ही नहीं कर सकते, रहेंगे, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जितने हैं उनको राष्ट्रपति महोदय आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपातकाल समाप्त हो जाएगा सभी लोगों को अपने आप क्या मिल जाएंगे, उनके मौलिक अधिकार वापस मिल जाएंगे। अगला आता है, क्या सभी लोगों के लिए ये मौलिक अधिकार है? तो इसमें इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 33, वो बताता है कि कुछ जो सशस्त्र बलों में है, जानते हैं सशस्त्र बल जो होते हैं, सेना में है, अर्धसैन्य बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस में है, खुफिया एजेंसियों में है, या ऐसे सब सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा उनके मौलिक अधिकार निलंबित या निरस्त हो सकते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, आप कहें जी मेरी तो होली का त्योहार है और धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार मैं तो होली मनाऊंगा, उधर आपको जंग लड़नी है, आप कहें भाई साहब मैं नहीं उठाऊंगा बंदूक, आज तो होली है मैं होली खेलूंगा, तो आप मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए अपने कार्य से नहीं भाग सकते। इसलिए जो जॉब है, जो सेवाएं हैं, वहां पर आपको आपके जो सेवा के दायित्व हैं वो पहले हैं, मौलिक अधिकार बाद में है। इसलिए मौलिक अधिकार सेना में जो लोग हैं इन लोगों के मौलिक अधिकार आधों से ज्यादा की धज्जियां उड़ी हुई होती है, ठीक है, हमारे नहीं है, हमारे अपने पास है, हम कुछ भी बोल सकते हैं एक बार को, लेकिन जो सेना में है वो नहीं बोल सकता, कोर्ट मार्शल हो जाएगा उसका। हम कहीं भी जा सकते हैं, वो नहीं जा सकता है। विदेश जाने का अधिकार हमारे पास स्वतंत्र है, हम सीधा पासपोर्ट बनवाएंगे जा सकते हैं, उनको एनओसी लेनी पड़ेगी। तो उनके पास उस हद तक ये अधिकार नहीं है जिस तरीके से हमारे पास है। बात आई समझ में? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ क्षेत्रों में मार्शल लॉ लग जाता है, इसमें मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा जब पढ़ाऊंगा आगे आर्टिकल 34। तब ऐसे में जब कहीं पर सेना का शासन लग जाए, मान लो स्थिति ऐसी बन गई है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, वहां पे सेना का शासन लग गया, मार्शल लॉ लागू हो गया, तब ऐसे में भी वहां के लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। फिर नहीं है कि वो घर से कभी भी निकल गए, कुछ भी हो गए, फिर तो टाइम दिया जाएगा कि 9 से 11 तक बाहर निकलोगे, फिर नहीं निकलोगे, किस समय बाजार खुलेगा, किस समय नहीं खुलेगा, हर चीज जो है वो आपकी क्या होगी, सेना के अकॉर्डिंग चलेगी। तो वहां भी आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। इतनी बातें करने के बाद में एक इमेज आपके माइंड में बन चुकी है। पहला, मौलिक अधिकार भारतीय व विदेशी दोनों को मिले हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, जो मौलिक अधिकार है ये एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया है जरूरतों के अनुसार, वो आपके संविधान में लिखा हुआ है। आप क्या नहीं बोल सकते, आप क्या नहीं कर सकते, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है, बस समझ रहे। नेक्स्ट, अगली बात, मौलिक अधिकारों का आपातकाल के समय निलंबन हो सकता है, लेकिन 20-21 का निलंबन कभी भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक और बात जो इसमें रह गई बताने से, मौलिक अधिकार आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। मैं आपसे कहूं क्या मौलिक अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है? हाँ। क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव? ऐसे अधिकार जो सरकार को कुछ करने के लिए बोलते हैं, राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे कहते हैं सकारात्मक। और ऐसे अधिकार जो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, नहीं करोगे, उन्हें कहते हैं नकारात्मक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राज्य विधि की समता स्थापित करेगा, करने के लिए कह रहा है, यानी सकारात्मक है। राज्य धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है, यानी ये क्या है, नकारात्मक। राज्य लोक नियोजन के विषय में समता स्थापित करेगा, सकारात्मक। राज्य अस्पृश्यता का अंत करेगा, सकारात्मक। राज्य मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम पर रोक लगाएगा। तो कई जगह पर ऐसा है, कुछ करने के लिए कहा गया है, कई जगह पर कहा गया है ये काम नहीं करेगा राज्य। जहां जहां ये कहा गया है राज्य नहीं करेगा ये काम, उसे हम बोलते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति के मौलिक अधिकार। जहां करने के लिए कहा गया है उसे हम बोलते हैं सकारात्मक प्रवृत्ति के मौलिक अधिकार। अब आप कहोगे जी इतनी कथा के बाद में निष्कर्ष क्या है?
निष्कर्ष ये है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है। पहला, मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार असीमित प्रकृति के हैं। नंबर दूसरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल आपातकाल के समय ही किया जा सकता है। तीसरा, मौलिक अधिकार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकृति के हैं। नेक्स्ट, अगला कथन बना करके दे देगा कि मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। अब बताइए इन चारों में से कौन सा गलत है? पहला ही वाला गलत है, बाकी सब तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनके लिए पढ़ना काम नहीं करेगा, इनके लिए विश्लेषण का अभी क्वेश्चन दूंगा ना आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे, विशेषता मेन हो गई है। अब हम बात करते हैं सीधा आगे आर्टिकल 12 और 13। दिमाग से समझना आर्टिकल 12 और 13 क्या है। अभी जब मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ोगे ना, तो आपको हर जगह सुनने के लिए मिलेगा राज्य राज्य राज्य। कैसे सुनोगे बता रहा हूं। राज्य विधि के समक्ष समता स्थापित करेगा, राज्य धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य ये, राज्य वो। ये राज्य क्या है, स्टेट क्या है, इसको समझा दिया संविधान सभा ने आर्टिकल 12 में। तो क्या समझाया, समझो। हर वो चीज राज्य है जो किसी विधि, किसी कानून, किसी नियम, किसी अध्यादेश आदि को बनाने की क्षमता रखता है या रखती है। हर वो चीज, फॉर एग्जाम्पल कि लोगों के लिए मान लो मैं कोई अधिकारी हूं और मुझे नियम बनाने का अधिकार है कि यहां पे क्या होना है, तो मैं राज्य हूं। आर्टिकल 12 के तहत हर एक वो चीज राज्य है जो देश में किसी कानून को बनाने, किसी विधि को बनाने या किसी नियम तक को बनाने का अधिकार वो अपने पास रखती है, वो हर चीज राज्य है। खुल के बताता हूं, जैसे संसद कानून बनाती है, राज्य है। जैसे विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल विधायक वाली राज्य है। सरकार राज्य है। अधिकारी, जितने सरकारी अधिकारी हैं राज्य है। गांव के बारे में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम प्रधान वो कानून बनाता है ना, गांव में क्या होगा, राज्य है। नगर पालिका बोर्ड राज्य है। यहां तक कि सरकारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी राज्य है। तो ये सब चीज राज्य है। तो जब ये कहा गया ना किसी आर्टिकल में कि राज्य धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, इसका मतलब है संसद, विधानमंडल, नगर पालिका और ग्राम पंचायत, जो भी अन्य प्राधिकारी हैं, जो भी हैं, कोई भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। समझ में आया राज्य क्या है? अब एक बात आती है, क्या न्यायपालिका भी राज्य है? तो सामान्यतः ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका राज्य नहीं है। जब न्यायपालिका न्याय का काम करती है वो राज्य नहीं है। हाँ, लेकिन न्यायपालिका जब न्याय से अलग कोई और काम कर रही हो, प्रशासन का काम कर रही है, जैसे मान लो सपोज दैट जज नियुक्ति का काम कर रहे हैं, वो नियुक्ति कर रहे हैं किसी की, अब ये काम न्याय का नहीं है, अब ये काम नियुक्ति का है, अब यहां पर ये भी राज्य है। यानी अगर नियम है ना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये भी नहीं करेंगे। तो सामान्य तौर पे आप समझिए, राज्य का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत व्यापक अवधारणा है। सामान्यतः न्यायपालिका राज्य नहीं होती है, लेकिन जब वो कोई न्याय से अलग कार्य करती है, प्रशासनिक कार्य करती है, तब वो भी राज्य हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो राज्य की परिभाषा क्या है, तो एक बार समझते हैं हम राज्य क्या है। देखिएगा, आर्टिकल 12 जो संविधान के भाग 3 में है के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। पहला, भारत सरकार यानी मोदी जी और उनकी पूरे के पूरे मंत्री, सब जितने भी हैं, आईएएस अधिकारी, सब आ गए। संसद, हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सब आ गई। केंद्र सरकार के कार्यकारी, ये वही हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। एक मिनट यार, सेल वाले दिक्कत कर रहे हैं। हेलो, ठीक है। केंद्र सरकार के कार्यकारी, कार्यकारी मतलब हो गए एग्जीक्यूटिव,
जो भी सीईओ हैं, सचिव हैं, जितने भी हैं वो सब हो गए। विधायी अंग, कानून बनाने वाली कोई भी संस्था, ये सब राज्य हैं। राज्य सरकार, राज्य की विधानसभा, राज्य सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं, ये सब क्या है आपके राज्य में। सभी स्थानीय प्राधिकरण, लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, ठीक है, बीच में जो ब्लॉक पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, सब राज्य हैं। नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सब जितने भी हैं सब क्या है, राज्य हैं। अन्य सभी प्राधिकरण, संविधिक हो, गैर संविधिक प्राधिकरण हो, जैसे LIC, ONGC, सेल, ये क्या है, कंपनियां हैं सरकारी, ये तक राज्य हैं। LIC भी राज्य है, उसमें भी, उसके द्वारा भी जो है लोगों के साथ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इन सभी प्राधिकरणों के कार्य को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ये सब आपका उल्लंघन करते हैं, आप न्यायालय चले जाइए। ग्राम प्रधान ने गरीबी के आधार पर मकान देना था, ग्राम प्रधान ने हिंदू को दे दिया, मुसलमान को नहीं दिया, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, सीधा कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट, ग्राम प्रधान के खिलाफ। आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, धर्म के आधार पर क्या हुआ है, आपका जो आपके साथ भेदभाव हुआ है। समझ रहे हो क्या है आर्टिकल 12? समझ में आया राज्य क्या है? क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल 13। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां के क्वेश्चन भी बड़े उम्दा होते हैं। आर्टिकल 13 में 3 खंड हैं मेन। आर्टिकल 13 कहता क्या है? पहले तो आर्टिकल 13 कहता है, न्यायपालिका को ताकत देता है कि जब जब राज्य कोई कानून बनाए ऐसा जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तभी न्यायपालिका उस कानून को पकड़ लेगी, यानी उस कानून को शून्य कर देगी। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया, मान लो कल के दिन को मोदी जी की सरकार कोई और दूसरा नियम लेकर के आ जाए कि जी हिंदू लोग अपना त्योहार मनाएंगे, मुस्लिम लोग अपना त्योहार नहीं मनाएंगे, ऐसा कोई खुला ऐसा कोई कानून लेकर के आ जाए, तो मुस्लिम लोग कहां चले जाएंगे? न्यायपालिका। बोले क्यों? बोले जी ये तो धर्म के आधार पर भेदभाव है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ लोगों को मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, ये भेदभाव है, इससे हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। न्यायपालिका तुरंत क्या करेगी? बोलेगी ये कानून शून्य है। अब पहली बात ये आती है कि जब ये संविधान लागू हुआ उस समय पर मौलिक अधिकार लागू हुए, तो कौन कौन से कानून ऐसे थे जिन्हें शून्य न्यायपालिका कर सकती थी? तो यहां पर 2 तरीके के आते हैं। एक आते हैं ऐसे कानून जो संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे थे। मान लो पहले से कई कानून लागू होंगे अंग्रेजों के समय के, और उन कानूनों के कारण से अब 1950 में हो गया संविधान लागू, यानी मौलिक अधिकार लोगों को मिल गए। तो ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों को समाप्त कर रहे थे, यानी इनका विरोध कर रहे थे, ऐसे सभी कानून जो है वो अपने आप ही शून्य हो गए। मेरी बात को समझ रहे हैं? आर्टिकल 13 उन कानूनों पर भी लागू था जो कानून संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे थे, और उन कानूनों के कारण अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, तब इस कंडीशन में वो कानून अपने आप शून्य हो गया। दूसरी बात ये हो गया, पहले से अवस्थित कोई कानून था तो वो शून्य हो गया। दूसरा, आगे चल करके अगर राज्य ने कोई कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ था, तो न्यायपालिका आर्टिकल 13 के तहत उसे भी क्या कर सकती है? शून्य कर सकती है। यानी मैं यहां आपको ये बताना चाह रहा हूं, न्यायपालिका की पावर दोनों प्रकार के कानून पर थी, जो संविधान लागू होने से पहले से आ रहे थे और जो लागू होने के बाद बने। उन दोनों ही प्रकार के कानूनों को न्यायपालिका शून्य कर सकती थी यदि वो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तब। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये बात समझ में आई दोनों तरीके। अब यहां पर एक बात आ जाती है कि भाई कानून क्या होता है, कानून का मतलब क्या है? जैसे यहां एक शब्द लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 के तहत राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसे न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। बात यह, कानून का मतलब क्या है? तो कानून का मतलब होता है किसी विधि से, किसी नियम से।
अब एक यहां सबसे बड़ी डिबेट आई। क्या डिबेट आई, उस डिबेट को सुनिए। डिबेट ये आई, क्या संविधान संशोधन भी कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। मान लो संसद ने कोई संविधान संशोधन कर दिया, मान लो कुछ भी चेंज कर दिया, तो क्या इसे भी कानून माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये सबसे बड़ी डिबेट थी। तो इसका इतिहास समझिए आप। दो केस हुए हैं इतिहास में, एक था संकरी केस और एक था सज्जन सिंह केस। इन दोनों मामलों में न्यायालय ने कहा कि देखिए भाई, कानून अलग चीज होती है, संविधान संशोधन अलग चीज है। कानून का मतलब होता है कि आपने साधारण बहुमत से कोई नियम बना दिया, संशोधन होता है कि आप विशेष बहुमत से आपने संविधान के अंदर कुछ डाला है या निकाला है। यानी आप कानून बना करके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, लेकिन संविधान संशोधन करके आप मौलिक अधिकार को हटा सकते हैं। यानी संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपसे आपके मौलिक अधिकार छीन ले, लेकिन संशोधन करके उस मौलिक अधिकार को मिटा सकती है। अब आप ये कहें सर, मान लो कल को संसद ने संशोधन करा और हमसे हमारा कोई मौलिक अधिकार छीन लिया, तो क्या न्यायपालिका उसे शून्य घोषित करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत नहीं आता, और जब कानून के अंतर्गत नहीं आता तो आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन को शून्य घोषित नहीं कर सकती न्यायपालिका। आर्टिकल 13 के तहत वो केवल शून्य कर सकती है, तो किसको? ओनली कानून को। ठीक है। अब ये जितनी कहानी मैंने आपको बताई है, ये सब आपकी क्लियर नहीं होगी, ये क्लियर होगी आपकी अब। मुझे पता है समय बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन 10 मिनट दोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। सीट नहीं मिली, कितनों को नहीं मिली सीट? हाँ, देखो मैंने आपसे बताया क्लास में आपकी 1 घंटा ही लूंगा। क्लास चूंकि शुरू होती है हमारी 1:20 से होती है, तो अभी 2 बजे है, यानी मुझे पढ़ाते हुए 40 मिनट हुए हैं। तो क्लास 10-15 मिनट और दीजिए, और ये क्वेश्चन जो है अब इनको बताइए। अब आप में दमखम आया होगा इन क्वेश्चन को करने का, मैं बताऊं आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। मौलिक अधिकार नागरिकों को मनमानी राज्य शक्ति से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सही है या गलत? सही है स्टेटमेंट। मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को इनमें से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। गलत है? सही है? गलत है। तीसरा क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में निहित है, यानी आंसर क्या होगा इसका? पहला और, यानी आंसर होगा ए। ये आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन लगाइए। पहला, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है कि नहीं? जस्टिकेबल है, ले जा सकते हैं आप? बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों को संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, यानी हटा सकती है, कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती है। हमेशा जो बहु होता है ना संशोधन, वो विशेष बहुमत से होता है। अंतर क्या होता है? साधारण बहुमत होता है आधे से एक ज्यादा, और विशेष बहुमत होता है 2/3, यानी 100 में से 66 से ज्यादा लोग जब समर्थन करेंगे, कितना आएगा 2/3 में? यही बनेगा 2/3। 66 से ज्यादा लोग समर्थन करेंगे तब संशोधन होगा। साधारण बहुमत होता है 50 से एक ज्यादा, यानी 51। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत हो गया। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं? लगे हुए हैं संविधान में, यानी बिल्कुल सही है। यानी इसका भी आंसर क्या होगा? ए। पहला और तीसरा सही है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार की विशेषता है? यह लोकतंत्र की आधारशिला है। क्या लोकतंत्र के लिए जरूरी है? हाँ या नहीं? हाँ। थोड़ा सा एनर्जी के साथ करिए, साथ में मेरी एनर्जी टूट रही है। राज्य आपातकाल की स्थिति में कुछ अधिकारों को निलंबित कर सकता है। हाँ सही है, कर सकता है। यह सार्वभौमिक और शाश्वत है। इसका क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक मतलब होता है सभी को मिले हुए हैं, और शाश्वत का मतलब है हमेशा के लिए मिले हुए हैं।
तो क्या ये सार्वभौमिक और शाश्वत है? नहीं है। पहली बात तो सार्वभौमिक ही नहीं है। आप देखिए मौलिक अधिकार जो है, हर एक मौलिक अधिकार सार्वभौमिक नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, विदेशियों को भी नहीं है मिले हुए। तो ये वाला आपका गलत हो गया और पहला दूसरा सही है। आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला कथन पढ़ना है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हाँ तो जुड़ी हुई है बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सही है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है, किसी अन्य देश के संविधान में ये नहीं मिलते हैं। गलत है। कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। पहला कथन है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या दे रखा है? रीजन पढ़िए। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो अधिकार देता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। जब आपको अधिकार मिल जाए ना जाने का, उसे प्रवर्तनीय बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इस पे स्टार लगा देना, ये पूछ लेगा। अगला, मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। सही है गलत है? गलत है। विदेशी नागरिकों को भारत में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। गलत है भाई। तो आंसर क्या होगा इसका? ये तो दोनों ही गलत है। ऐसा ऑप्शन है कोई? नहीं है, इसे बना लेना, ये दोनों गलत है। इसको डी को कर लेना, दोनों गलत है, दोनों गलत है। ठीक, नेक्स्ट अगला है कथन आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। सही बात है। अगला है संविधान आपातकाल में राज्य को नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। ये कहता है भारतीय संविधान आपातकाल में राज्य को नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। ये गलत है, क्योंकि आपका आर्टिकल 20 व 21 निलंबित नहीं होता है। पता है ना, नहीं होता। अगर ये भी हो जाता तब तो हम मान लेते। 20-21 नहीं होता। 21 मतलब जीने का अधिकार, वो आपके पास रहता है, वो आपसे नहीं छिनेगा। इसलिए यहां पर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। आंसर होगा सी। अगला देखिएगा, मौलिक अधिकार सार्वभौमिक और शाश्वत है क्या? नहीं है भाई, नहीं है शाश्वत। मौलिक अधिकारों पर कोई भी यथोचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ क्या होगा? पहला वाला तो गलत है, सार्वभौमिक शाश्वत गलत। मौलिक अधिकार कोई भी यथोचित प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये भी कैसा है आपका? गलत है। इसमें एक कथन जोड़ लेना नीचे, दोनों गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत सरकार और संसद सम्मिलित है। क्या आर्टिकल 12 में 12 की परिभाषा के तहत राज्य में भारत सरकार और संसद सम्मिलित है? आती है नहीं आती? अगला, राज्य में राज्य सरकारें तथा राज्य विधानमंडल भी सम्मिलित है। सही है। अगला, राज्य में भारत के अंतर्गत सभी स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं। सही है। अगला, राज्य में न्यायपालिका भी तब सम्मिलित होती है जब वह विधायी प्रशासनिक कार्य करती है। सही बात है। न्यायपालिका भी तब आ जाएगी जब वो गैर न्यायिक कार्य करे। जैसे मैंने बताया ना, मान लो अब जजों की नियुक्ति चल रही है, या जैसे मान लो अब कोर्ट के द्वारा आपका एग्जाम कराया जा रहा है, इसका हाई कोर्ट वाला, तो इस एग्जाम में ये थोड़ी ना है कि भैया ये भी भेदभाव कर देंगे, बोलेंगे तो हम तो राज्य है ही नहीं। नहीं, ये भी भेदभाव नहीं कर सकते। आप समझ रहे इस बात को? इसलिए ये चौथा भी सही होगा, यानी आंसर यहाँ क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा? अगला, आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा केवल केंद्र सरकार तक सीमित है। क्या केवल राज्य का मतलब केंद्र तक है? नहीं है। दिमाग खोलो सब लोग अपना, मतलब समझने का मतलब कि समझो, उन वाले सिस्टम से बाहर निकलो जो पहले पढ़ तक पढ़ते हुए आते थे, नहीं तो मार खा जाओगे, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा है अनुच्छेद 12 के अनुसार मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु किसी भी निकाय को राज्य माना जा सकता है यदि वह संविधान या कानून के द्वारा स्थापित है। समझिए क्या कह रहा है? अनुच्छेद 12 के अनुसार मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु किसी भी निकाय अथॉरिटी को राज्य माना जा सकता है जो संविधान या कानून द्वारा, किसी भी कानून के द्वारा स्थापित कोई भी संस्था है उसे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन,
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन 1 भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल, स्थानीय निकाय, क्या निजी व्यक्ति भी है? क्या मैं राज्य हूं? नहीं हूं। राज्य वो होता है जो सरकारी है, जिसे किसी कानून से या संविधान से बनाया गया है, मुझे थोड़ी ना बनाया गया है। मैं राज्य नहीं हूं। इसका मतलब मैं भेदभाव कर सकता हूं क्या? हाँ, वो मुझसे तुम थोड़ी ना मांगोगे आजादी, मैं कर सकता हूं। ठीक है, इसलिए 5वां गलत है। यहाँ आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आते हैं? नगर पालिका आती है, ग्राम पंचायत, भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय जब वह विधायी प्रशासनिक कार्य करता हो, ये भी आता है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अगला, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में कौन सम्मिलित है? राज्य सरकार और संसद, राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, न्यायपालिका। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड, यानी 1 2 3 4 यहाँ आंसर होगा। अगला, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायत, संसद आती है, निजी व्यक्ति नहीं आता है, राज्य विधानमंडल आती है। अगला कथन है अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की व्याख्या से संबंधित है। क्या ये व्याख्या कर रहा है मौलिक अधिकारों की? क्या व्याख्या कर रहा है क्या? नहीं भाई, व्याख्या थोड़ी कर रहा है, ये तो राज्य की परिभाषा से संबंधित है, मौलिक अधिकारों की व्याख्या थोड़ी कर रहा है। अनुच्छेद 12 के अनुसार केवल केंद्र सरकार को ही राज्य माना गया है। गलत, यानी यहां पर होगा न तो एक सही है और न ही दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की व्याख्या को कई निर्णयों में विस्तृत किया। ठीक है, ये कह रहे हैं कई निर्णयों में विस्तृत किया है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि राज्य में विस्तृत किया, निम्न में से कौन सा मामला इससे संबंधित है? इसमें केशवानंद भारती मामला है, मेनका गांधी मामला है, और अजय घोष बनाम दिल्ली मामला है। एक वह सबसे बड़ा मामला तो यही है। ठीक है, ठीक है। 1973 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, सही बात है। आर दे रखा है, मौलिक अधिकार केवल तभी प्रवर्तित किए जा सकते हैं जब उनका उल्लंघन राज्य द्वारा किया गया हो। समझिए ना, ये कह रहे हैं मौलिक अधिकार केवल तभी प्रवर्तित, मतलब आप न्यायालय ले जा सकते हो जब उनका उल्लंघन राज्य द्वारा किया गया हो। तो ये क्या सही है या गलत? एक पहले स्टेटमेंट ध्यान रखना, पहली बात कि केवल जो है ना, जिस स्टेटमेंट में आ जाए ना वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये नियम है, ज्यादातर 99% है। अब आप ये बताओ, चलो आपको मैंने मान लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक निजी व्यक्ति ने आप क्या भेदभाव कर दिया आपके साथ, या हॉस्टल वाले ने या होटल वाले ने आपको नहीं आने दिया, तो वो तो राज्य नहीं है ना। तब भी उसने क्या करा? आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर लिया, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया। मेरी बात समझिए, एक कंपनी ने छोटे छोटे बच्चों को परिसंकट में कारखाने में लगा रखा है, तब भी उल्लंघन हो गया। तो आप ये समझिए, ये केवल राज्य के उल्लंघन से नहीं है, राज्य के उल्लंघन समझिए, केवल राज्य से थोड़ी है। कुछ अधिकार ऐसे हैं कि निजी व्यक्ति भी अगर उनका उल्लंघन करता है तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आप हमेशा इसको पढ़िए ना, मौलिक अधिकार केवल तभी परिवर्तित किए जा सकते हैं, केवल तभी जब राज्य ने उल्लंघन किया हो। नहीं भाई, राज्य के अलावा किसी और ने उल्लंघन कर दिया हो, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं, हम तब भी कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, यानी ए सही है और आर गलत है। अगला है 19वां, अनुच्छेद 12 के अनुसार संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय निकाय सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। सही है। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किसी भी शासकीय अथॉरिटी के हस्तक्षेप से हो सके। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किसी भी शासकीय अथॉरिटी के हस्तक्षेप से, बिल्कुल सही है। कोई भी शासकीय अथॉरिटी अपना हस्तक्षेप करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे। बात समझ रहे हैं? इसलिए क्या किया गया है, आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा में सबको शामिल किया गया है। समझ में आया नहीं है? ये नहीं आ रहा समझ में? तो सही से समझो। ये कह रहे हैं आर्टिकल 12 के अनुसार संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सब राज्य की परिभाषा में शामिल। क्यों करा गया है ऐसा? कारण जानते हैं। कारण इसलिए क्योंकि कोई भी शासकीय अथॉरिटी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।
कोई भी सरकारी संस्था उल्लंघन कर सकती है, इसलिए कोई भी ना कर पाए, इसलिए सबको राज्य के अंतर्गत रख दिया। और जो मौलिक अधिकार है वो आपको राज्य के विरुद्ध तो मिले हुए हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हिला के फेंक देगा। हाँ, तब बिगड़ जाता हुआ, केवल से तो 99% गलत हो जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 12 केवल केंद्र सरकार को राज्य मानता है, ये तो गलत हो गया। अगला है, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि मौलिक अधिकार केवल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहे। तो यहां पर दोनों गलत हो गए भाई, यहां कर देना, ए भी गलत है वो भी, तो यहां पे ब्रैकेट में कर देना दोनों गलत है। केवल केंद्र से थोड़ी सुरक्षित करना है, राज्यों से भी करना है। अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अनुसार किसी प्राधिकरण को राज्य तभी माना जाएगा जब वह संविधान या संसद, राज्य, विधानमंडल के कानून से स्थापित हो। हाँ, या तो किसी कानून से स्थापित हो या फिर संविधान से स्थापित हो, तभी तो उसे राज्य मानेंगे हम। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी संस्था जो सार्वजनिक कार्य करती है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके। सही बात है ये। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, पहला और दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला, पूर्व संवैधानिक कानून। क्या न्यायपालिका जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उन्हें जीरो कर सकती है? कर सकती है। यही तो है आर्टिकल 13(1) में। आर्टिकल 13(1) जो है उसमें यही लिखा हुआ है कि जब मौलिक अधिकार लागू, संविधान लागू हुआ, पहले के जितने कानून हैं जो मौलिक अधिकारों का शोषण, अल्पीकरण करते हैं, वो सब कानून शून्य हो जाएंगे। दूसरा, 13(2) क्या कह रहा है? 13(2) कह रहा है कि बाद में अगर कोई कानून बनाएगा राज्य जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, वो भी शून्य हो जाएगा। अब बताओ, क्या संविधान संशोधन भी आते हैं आर्टिकल 13 के तहत? नहीं आते हैं। यानी अगर संसद संशोधन करके आपका आर्टिकल हटा देना 17, न्यायपालिका उस संशोधन को शून्य नहीं कर सकती, क्योंकि वो संशोधन कानून नहीं है। इस बारे में आपको 4 केसेस याद रखने हैं। पहला, 1951 का संकरी केस। दूसरा, 1965 का सज्जन केस, सज्जन सिंह का केस। इन दोनों केस में कोर्ट ने कहा संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत नहीं आता। ये सही था। 1967 का गोलकनाथ केस, उसमें न्यायपालिका ने कहा संशोधन भी कानून के अंतर्गत आता है। यानी अब अगर तुमने संशोधन कर दिया ना तो हम उसे शून्य कर सकते हैं। यहां पर हावी होगी न्यायपालिका, उसने कहा संशोधन भी किसमें आएगा? कानून के तहत आएगा। और यदि आप संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को हटाओगे, हम उसे कानून मान लेंगे और उसे जीरो कर देंगे। सरकार घबरा गई, बोले हम तो संशोधन ही नहीं कर सकते मौलिक अधिकारों में। और तब 1973 के केशवानंद भारती केस में न्यायपालिका ने स्वतंत्र होकर फिर कहा, बोले संशोधन जो है वो कानून में नहीं आता। तो मौलिक अधिकार अगर चाहे तो संसद संशोधन करके हटा सकती है, संशोधन को हम कानून नहीं मानेंगे, इसलिए आर्टिकल 13 के तहत हम उसका रिव्यू नहीं करेंगे। तो यहां 4 केसेस इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा दूंगा आपको अभी, शायद क्वेश्चन हो इसका एक आध। अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। सही बात है, कानून नहीं बना सकती, ध्यान रखना, कानून नहीं बना सकती, लेकिन संशोधन कर सकती है। हाँ, कर सकती है। तो ये सही है। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। गलत है, नहीं आता। फाइनली यही तो माना जाता है, आज तक नहीं आता। ठीक है, नहीं आता। अगला है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अनुच्छेद 13 से निकलती है। जुडिशियल रिव्यू, किसी भी कानून की रिव्यू करने का अधिकार किससे निकलता है? आर्टिकल 13 से निकलता है। तो सही बात है। तो आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा। यहां पर मुझे लगता है मैं आपको केसेस बता देता हूं। ठीक है, केसेस बता दूं किस केस में क्या माना, तो ज्यादा सही रहेगा, आपको इसके क्वेश्चन में आप ना फंसो। ठीक है, इसमें आप 4 केस याद रखना। ठीक है, एक शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं। एक तो है संकरी केस, एक है सज्जन सिंह। देखो, ये है
संकरी बनाम संघ मामला। इसका मतलब समझते हो या शॉर्ट में लिख दूं? शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आपको दिक्कत ना हो। संकरी केस 1951, सज्जन सिंह केस 1965, इसके बाद एक आया गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ये आया 1967, ये पंजाब राज्य के खिलाफ था, पंजाब सरकार के खिलाफ था गोलकनाथ केस। और फिर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, केशवानंद भारती केस, ये है 1973। अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर संशोधन कानून है तो न्यायपालिका उसका रिव्यू कर लेगी, उसे खारिज कर सकती है। और अगर संशोधन कानून नहीं है, इसका मतलब है अब संशोधन का रिव्यू न्यायपालिका नहीं कर सकती। इन दोनों केस में क्या माना था? इसमें माना कि संशोधन, संविधान संशोधन कानून नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है, ठीक है जी। लेकिन गोलकनाथ में इसमें हावी हो गई न्यायपालिका, इसने कहा संशोधन भी कानून है, संशोधन भी कानून है। अब क्या हो गया? अब रिव्यू हो जाएगा, यानी अब मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि जैसे ही वो संशोधन करेगी न्यायपालिका कहेगी संसद तो कानून है, मतलब संशोधन तो कानून है और कानून का हम रिव्यू कर सकते हैं। आपने मौलिक अधिकार में संशोधन करके उसे हटा दिया, हम इसे शून्य कर देंगे। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस केस में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार छीन लिया गया? यह था गोलकनाथ केस, ठीक है। और फिर दोबारा से अपनी पूरी पुरानी बात पे आ गई इस वाले केस में, क्या? संशोधन कानून नहीं है। इसका मतलब फिर से क्या मिल गया? संशोधन। बस जैसे ये फैसला आया, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, धड़ल्ले से सरकारों ने संशोधन करे हैं मौलिक अधिकारों में, देखना। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? कौन से केस में संविधान संशोधन को कानून मान लिया गया? गोलकनाथ केस। और जब वो कानून बन गया तो अब सीधी सी बात है, न्यायपालिका कानून को तो शून्य कर सकती है, यानी वो संविधान संशोधन को भी शून्य कर सकती थी। इसलिए इस बीच आप कोई ऐसा संशोधन नहीं देखोगे जिसमें न्यायपालिका, जिसने सरकार ने मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया हो। समझ में आ गया केस? मामला समझ आया? क्लियर हुई है चारों केस? तो इसको नोट कर लेना भाई। एक तो क्वेश्चन और रह गए, समय बहुत हो गया, बहुत बच्चे ऐसे होंगे सुबह से बैठे होंगे, लेकिन मेरा भी तो वही गेम है ना, समझो आप, मैं भी तो सुबह से ही हूं, मैं भी 9 से ही हूं यार। अगला देखिए 23वां क्या है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 के तहत मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कह रहा है अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी बता दो, क्या है मुख्य उद्देश्य? क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। अगला है कथन, अनुच्छेद 13 की परिभाषा में कानून के अंतर्गत अध्यादेश आता है, नियम आता है, विनियमन आता है? हाँ आता है। अध्यादेश है, कोई घोषणा है, कोई नियम है, ये सब आते हैं भाई। कारण, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि किसी भी रूप में बना कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत न हो। बताओ सही बात है या नहीं? सोचा होगा संविधान सभा के लोगों ने, कोई भी कानून की प्रकृति कल के दिन को उल्लंघन ना करे, इसलिए उन्होंने क्या करा, आर्टिकल 13 में कानून के तहत सब कुछ लिख दिया। बोले अध्यादेश भी कानून है, नियम भी कानून है, विनियम भी कानून है। बस क्या नहीं लिखा पता है? संविधान संशोधन नहीं लिखा। उसी को लेके डिबेट हुई और फाइनली 1973 में क्लियर कर दिया संविधान संशोधन कानून नहीं है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है। आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे में आता है? बोलिए।
गोलकनाथ केस से तो आता था, लेकिन अब ये गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने शंकर प्रसाद केस 1951 और सज्जन सिंह केस 1965 में यह माना कि संशोधन भी कानून है। ये माना था क्या? नहीं माना था। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। यहां क्या है? ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट अगला है अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक आधार प्रदान करता है? हाँ करता है। कारण न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर दे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तो इसका क्या होगा आंसर? ए होगा, यानी दोनों सही हैं और वो उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, ए होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? राज्य की सॉरी मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की शून्यता से जुड़ा हुआ है। कथन अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार है। सही बात है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। ये बताता है कि मौलिक अधिकारों से सर्वोच्च कानून भी नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा? दोनों सही हैं, यहां पर दोनों सही होंगे। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं है? तो अब देखो, ये कहा तो इसमें भी है, लेकिन लास्ट जो कहा अंतिम मामले में वो किसमें कहा? केस 1 में। ठीक है, एक बार बिना क्लास पढ़े इन क्वेश्चन को लगा के देखते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जितना आपने पढ़ा है इसमें तो आपने पढ़ लिया, क्या वनडे का कोई नहीं होगा? यहां से जो वन लाइनर वाला आता है, क्या वो आर्टिकल 12-13 से या विशेषताओं से वन लाइनर वाला बच जाएगा आपसे? तो वन लाइनर वाला तो कर ही लोगे, इनमें फंस जाते हैं। इस लेवल को लेके चलोगे, पूरी पॉलिटी इस लेवल से कर लोगे, तो पॉलिटी कितनी भारी आ जाएगी, आपसे बचेगी नहीं। तो मेहनत तो आप कर रहे हो दोपहर में, लेकिन ये आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, इसका देखना।